हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, हमने कक्षाओं के बारे में पढ़ा था, ऑर्बिट्स के बारे में कि किस तरीके से हम हर एक इलेक्ट्रॉन में, जैसे हमने पढ़ा था कि एटम की क्या होती है, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, ठीक है। बीच में उसके नाभिक होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी क्या होती है, इसके आसपास कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी गति या फिर मोशन किसी भी टाइप का करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, वो गोलीय कक्षा में घूमते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहीं पर वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्करण करते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया था कि नंबर ऑफ सेल्स मतलब कितनी कक्षाएं होती हैं यहाँ पर, और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने हम बोल सकते हैं कि ऋणावेश पाए जाते हैं, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले न्यूट्रॉन पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन क्या होता है, और न्यूट्रॉन के बाद में आपको वैलेंसीज और आगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब टॉपिक्स बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बेसिकली क्या है, एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा आवेश है, आवेशित कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। हम ऐसा कण बोल सकते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एटम जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीन पार्टिकल से, तीन कणों से मिलकर क्या बना है, एटम बना है, मतलब परमाणु, ठीक है। परमाणु किन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूट्रॉन। आया समझ में, तीन चीजों से मिलकर बना है हमारा परमाणु। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस, मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन का मतलब होता है जीरो चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन पर कभी भी कोई चार्ज पाया नहीं जाता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर ना माइनस चार्ज होगा, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन मतलब जीरो चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई थी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी की गई थी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई, लेकिन न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की गई थी वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के काफी बाद की गई, ठीक है। न्यूट्रॉन नाम का जो एलिमेंट था, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल था, उसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कई सालों बाद की गई। अब ऐसा क्यों था, तो देखो डिस्चार्ज ट्यूब का, या फिर हम बोल सकते हैं अनालिसिस ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट था पहले किया गया था, वो आपके अभी कोर्स में नहीं है, तो उसके बारे में पढ़ना भी नहीं है हमें। हम सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी वो इतनी ज्यादा लेट इसलिए हो गई, इतने सालों बाद इसलिए हुई क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं था, इसलिए इसे पहचाना ही नहीं जा पा रहा था। ये वहां पर था जरूर, लेकिन इसे पहचान नहीं पा रहे थे, क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पहचान में आ गया कि वहां पर कोई माइनस चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे पहचान में आ गया, तो हमने मान लो जो वहां पर रे थी, क्या हुआ था कि हमने एक इलेक्ट्रोड से रे निकाली, ठीक है, मतलब रेखा निकाली थी, तो उससे जिससे ही जो रेस जा रही थी उसको हमने टेस्ट किया था कि इस रे में, इस बेसिकली रेखा में क्या क्या पार्टिकल्स, क्या क्या कण उपस्थित है। तो हमें पता चला, हमने जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रखी, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज रखा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स ऊपर की तरफ गए और कुछ पार्टिकल्स नीचे की तरफ गए, ठीक है। तो हमें क्या लगा कि यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, जो माइनस वाले हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि प्लस की ओर आकर्षित होंगे, वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो प्लस वाले हैं वो माइनस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, ऋणावेश की तरफ क्या होंगे, वो आकर्षित होंगे। तो इस तरीके से हमें प्लस और माइनस का तो पता चल गया, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो पता चल गया, लेकिन न्यूट्रॉन हमें पता नहीं था कि एक ऐसा भी पार्टिकल है जो कहीं नहीं जा रहा, एकदम सीधे जा रहा है, ठीक है, जिस पर ना माइनस साइन का कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना ही प्लस साइन का कोई इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसा भी यहाँ पर एक पार्टिकल था, ठीक है। इस पार्टिकल को चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा, उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक और पार्टिकल प्रेजेंट है। चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ढूंढा, उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक और पार्टिकल प्रेजेंट है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसका द्रव्यमान जो है, जिसका मास जो है वो
प्रोटॉन के मास के बराबर है। ठीक है, जो प्रोटॉन का मास है और जो न्यूट्रॉन का मास है वो काफी लगभग एक दूसरे से समान है। जैसे 1.67 × 10⁻²4 ये होता है किसका, प्रोटॉन का मास होता है। तो इसी के बराबर न्यूट्रॉन का भी मास है। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट इक्वल टू है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग उतना ही है जितना प्रोटॉन का मास है। तो इस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई थी। कुछ बेरिलियम की जो प्लेट होती है और कार्बन की जो प्लेट, बेरिलियम की प्लेट पे बम्बार्डिंग कराई गई थी अल्फा पार्टिकल्स की, जिससे वो कार्बन में चेंज हुआ और एक और कण हमें मिला था, उसे हमने न्यूट्रॉन बोला था। तो इस तरीके से उसकी कुछ डिस्कवरी हुई है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारे काम की बात है वो हम पढ़ते हैं। देखो, मान लो कि यह हमारा एटम है और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो चीजें कहाँ होती हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इनकी कक्षाओं में घूमता रहता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस नाभिक के आसपास जो कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, घूमता रहता है, चक्रण लगाता रहता है। हम कल ही पढ़ चुके हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, तो ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको आज नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, ऋण आवेश जो होता है, वो उसके चक्रण लगाता है, किसके, नाभिक के। ठीक है, न्यूक्लियस के चक्रण लगाता रहता है। अब ये चीज हमें क्लियर हो गई कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। अब इसी से रिलेटेड क्योंकि मैं दो टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ, एक होता है हमारा एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या। ठीक है, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं और परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं। सेकंड में जाते हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, मास नंबर। मास नंबर जिसे हम बोलेंगे द्रव्यमान, नहीं द्रव्यमान क्रमांक बोलेंगे शब्दों में, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या आज हमें मास नंबर को हम द्रव्यमान संख्या बोलेंगे, जबकि एटॉमिक नंबर को परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक बोला जा सकता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये होती क्या है। तो आपने पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था, 1 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। उसके बाद हीलियम के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, सबके क्या होते हैं, एक एक एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक नंबर होते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर उनके अलग होते हैं, वैसे ही उनके मास नंबर भी अलग अलग होते हैं। आपने देखा था जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया था, मोलर द्रव्यमान निकालना बताया था, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले से ही एटॉमिक मास कुछ ना कुछ किसी नंबर का होता है। ठीक है, उसी को हम कहाँ यूज करते हैं, मोलर मास निकालने में, मोलर द्रव्यमान निकालने में। तो जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मास नंबर की, तो मास नंबर क्या होगा वो भी हम सीखेंगे। तो जैसे कि कुछ का मास नंबर हमें पता है पहले से, हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1। ठीक है,
तरीके से मास नंबर भी यहाँ पर होते हैं। वो जो टेबल मैंने आपको बनाने का बोला था उस टेबल में ये सब दिया हुआ है, ठीक है। एटॉमिक नंबर पर आते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको समझ में आ जाएगी एटॉमिक नंबर की। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु संख्या कहा गया है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को या फिर धनावेश की संख्या को क्या कहा गया है? परमाणु संख्या कहा गया है। मैंने आपको बताया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है? एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या। आया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब उसके एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 2 प्रोटॉन वहां पर उपस्थित है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है और बाकी के क्या है वहां पर? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितने प्रोटॉन के नंबर होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास नंबर क्या होता है? तो मैंने अभी यहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इन दोनों के जोड़ को ही मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और उसका मास नंबर है 16, ठीक है। अब जब समझना ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे यह हाइड्रोजन का एटम हो गया और यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया। मैंने क्या बोला है कि प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है नाभिक में वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 8, मतलब प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 8 है। फिर मैंने क्या बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के जोड़ को मैं क्या बोलता हूँ? उसका मास नंबर। तो प्रोटॉन कितने हैं? 8 है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? मास नंबर, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने हैं? 8 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8। न्यूट्रॉन कितने हैं? मुझे नहीं पता कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो मैंने n लिख दिया। मास नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? मास नंबर 16 होता है, तो मैंने यहाँ पर अभी 16 लिख दिया, ठीक है। प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8, तो n इक्वल टू 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 8। मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही यहाँ पर क्या है? न्यूट्रॉन है। 8 प्लस 8 कितना होता है? 16, और 16 इसका क्या है? मास नंबर, मतलब द्रव्यमान क्रमांक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये एक बार देख लेना अच्छे से, बुक में इसकी डेफिनेशन पढ़ना, ठीक है। अगर उसमें कुछ डाउट आता है तो आप ग्रुप पर उसका क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे आइसोटोन्स हो गया, ये क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कल कवर करने वाले हैं। थैंक यू।